नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज लोक भवन में कैबिनेट की अहम बैठक होगी, जहां कई प्रस्तावों पर चर्चा होगी और बैठक में प्रदेश में उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग के गठन के लिए अध्यादेश को मंजूरी मिलने की संभावना है। इसके साथ ही कैबिनेट में जनपद बहराइच के ग्राम बहराइच खास में नॉन जेड आबादी में जिला पूर्ति कार्यालय के सामने स्थित जर्जर राजस्व भवन को ध्वस्त करने का प्रस्ताव को मंजूरी दी जा सकती है। वहीं बैठक में यूपी के सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग में अधीक्षण अभियंताओं की पदोन्नति के प्रस्ताव पर भी मुहर लगने की संभावना है। बता दें कि सीएम योगी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है, जिसमें तमाम प्रस्तावों को आज हरी झंडी मिल सकती है। बता दें, बैठक में यूपी के सिंचाई एवं जल संसाधन विकास में अधीक्षक अभियंताओं की पदोन्नति के प्रस्ताव पर भी मुहर लग सकती है। तमाम प्रस्तावों पर आज मुहर लग सकती है। बता दें कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है और कैबिनेट की बैठक में तमाम बड़े प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। बता दें कि उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग के गठन के लिए अध्यादेश को मंजूरी मिलने की संभावना है। वहीं तमाम प्रस्तावों को भी हरी झंडी दिखाई जा सकती है। बता दें कि लोक भवन में कैबिनेट की ये अहम बैठक होगी। सीएम योगी की अध्यक्षता में ये कैबिनेट की बैठक हो रही है और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विवेक शाही हमसे जुड़ चुके हैं। विवेक, सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज कैबिनेट की बैठक बुलाई है, जिसमें तमाम प्रस्तावों को आज हरी झंडी दिखाई जा सकती है। जी मेरी बिल्कुल, आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई है और ये बैठक क्यों अहम होने वाली है, हम इसके बारे में आपको बताने वाले हैं। जिस तरीके से अगर देखा जाए कि शिक्षा विभाग से लेकर राजस्व, सिंचाई और पशुपालन विभाग के कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर अहम चर्चा हो सकती है और कई ऐसे दिशा निर्देश हो जो जारी भी किए जा सकते हैं। अगर बात करें तो जिस तरीके से आज लोक भवन में ये कैबिनेट की बैठक होने वाली है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसकी अगुवाई करेंगे और कैबिनेट के अहम पदाधिकारी और मंत्रीगण इसमें शामिल भी होंगे। अगर बात करें तो इसमें कई ऐसे अध्यादेश हैं जिसकी मंजूरी मिल सकती है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के अध्यादेश को भी मंजूरी मिलने की पूरी संभावना बताई जाने वाली है। इसके साथ ही कैबिनेट में जनपद बहराइच के ग्राम बहराइच खास नॉन जेड आबादी और जिला पूर्ति कार्यालय के सामने जो जर्जर भवन है उसको ध्वस्त किए जाने का भी आदेश जो है मिल सकता है, क्योंकि जर्जर भवन लगातार बारिश हो रही है उत्तर प्रदेश में। कई इलाकों में उत्तर प्रदेश से बारिश से जो स्थितियां हैं वो अब विकराल होना शुरू हो गई है। इसी हिसाब से अगर देखता जाए तो जर्जर भवनों को ध्वस्त करने के आदेश भी दिए जा सकते हैं। अगर बात की जाए तो इसके बाद इस बैठक में यूपी के सिंचाई विभाग में एवं जल संसाधन विभाग में जो अधीक्षण अभियंता है उनके पदों में पदोन्नति की भी बात कही जा रही है कि ये सुझाव भी दिया जाएगा कि इन अभियंताओं के पदोन्नति की रास्ता जो है वो साफ हो सके। इसके बाद अगर देखा जाए तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर मुहर लगाई जा सकती है कैबिनेट की इस बैठक में, जिसमें सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश, अभियंता सेवा, वही समूह क और अष्टम संशोधन नियमावली में संशोधन करके इसको हरी झंडी दिखाई जा सकती है। साथ ही साथ अगर बात करें तो विभाग में अधीक्षण अभियंता से मुख्य अभियंता के लेवल 2 के पदों पर प्रमोशन का भी रास्ता साफ होगा। विवेक, अगर देखें लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार तैयारियों में जुटी हुई है और जो यूपी में भारतीय जनता पार्टी ने टारगेट रखा है वो 80 सीटों पर है, तो क्या चुनाव को देखते हुए भी प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है? देखिए, अगर बात की जाए तो कैबिनेट की इस मीटिंग में कुल 16 प्रस्ताव पारित होने हैं। इसके पहले जब 28 जून को ये कैबिनेट की बैठक हुई थी तो 33 प्रस्ताव पारित हुए थे। हर बैठक को, कैबिनेट की हर बैठक को चुनाव से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। सरकार किसी भी राज्य की सरकार जो चुन के आती है उसका सबसे पहली प्राथमिकता होती है उस प्रदेश, उस राज्य का विकास करना, और हर सरकार इस पर खरा उतरना चाहती है कि वो जहाँ शासन कर रही है उस प्रदेश और राज्य का समुचित विकास उसके कार्यकाल में हो। इन्हीं विकास के पैमानों को नापने के लिए कैबिनेट की बैठक बुलाई जाती है और पिछली बार यह कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी 28 जून को। कुल 33 प्रस्तावों को मंजूरी मिली थी। इस बार 16 प्रस्तावों को मंजूरी मिल रही है। कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के विकास में ये अहम बदलाव
ये जो बदलाव होंगे वो अहम साबित होंगे। ये 16 प्रस्ताव जो पारित होने वाले हैं कहीं न कहीं आगे चल के उत्तर प्रदेश के विकास की गाथा लिखने का भी काम करेंगे। और जिस तरीके से पदोन्नति की बात है, प्रमोशन की बात है, काफ़ी समय से ये मामला लटका हुआ था, जिसको आज कैबिनेट के इस बैठक में सुलझा लिया जाएगा और पूरी उम्मीद है कि इसको हरी झंडी मिल जाएगी। साथ ही साथ आपने लोकसभा चुनाव की बात की, उत्तर प्रदेश के मिशन 80 की बात की भारतीय जनता पार्टी के, तो भारतीय जनता पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी का संगठन मिशन 80 के लिए जुट चुका है। और जिस तरीके से लगातार महामंत्री हो गए संगठन के या फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हो गए, तमाम बैठकें भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से लेके अलग अलग जगहों पे आयोजित की जा रही है। देश के प्रधानमंत्री से लेके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक अपने संबोधनों में उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव का जिक्र कर रहे हैं और विपक्षी पार्टियों को आड़े हाथे ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की कैबिनेट की मीटिंग को इस जोड़ के ना देखते हुए विकास के परिप्रेक्ष्य के रूप में देखना चाहिए। और साथ ही साथ चुनाव की बात है तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन इसमें पूरी तरीके से लगा हुआ है। हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही एक्शन मोड में रहने वाली पार्टी है। उसके कार्यकर्ता लगातार 24 घंटे सातों दिन अपनी पार्टी के हित के लिए कार्य करते रहते हैं। जी धन्यवाद विवेक, हमसे जुड़ने के लिए तमाम जानकारियों के लिए। लोकसभा चुनाव 2024 में मिशन 80 को पूरा करने के लिए भाजपा का शीर्ष नेतृत्व प्रदेश में पार्टी के मौजूदा सांसदों में 20 से 30% तक प्रत्याशी बदल सकता है। बताया जा रहा है कि मोदी सरकार 2.0 के 9 वर्ष का कार्यकाल पूरे होने पर चलाए जा रहे महाजनसंपर्क अभियान और पार्टी की ओर से कराए जा रहे सर्वे में सांसदों की जमीनी हकीकत सामने आने लगी है। दरअसल 2019 लोकसभा चुनाव में भाजपा गठबंधन ने सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ा था और भाजपा ने 78 सीटों पर चुनाव लड़कर 62 सीटें जीती थी, जबकि अपना दल ने 2 सीटों पर चुनाव जीता था। साथ ही कांग्रेस को 1, बसपा को 10 और सपा के 5 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं बीते साल हुए लोकसभा उपचुनाव में भाजपा ने रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा में दर्ज की थी और प्रदेश में वर्तमान में भाजपा गठबंधन के पास 66 सीटें हैं। बता दें भाजपा में 30% सांसदों के टिकट कट सकते हैं, ये जानकारी सामने आ रही है। और इस खबर पर हमारे सहयोगी विवांशु हमसे जुड़ चुके हैं। विवांशु, भाजपा में 30% सांसदों के टिकट कटेंगे, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। जी मयूरी, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जहां अपने कार्यक्रम और अभियान कर रही है, वहीं अगर बात की जाए तो बीजेपी अगर देखे तो चुनाव को काफ़ी सीरियस लेती है और कई पैतरे से कहीं ना कहीं टिकटों का बंटवारा करती है। साथ ही आपको बता दें कि अभियान कैसे किस क्षेत्रों में चला है इस चीज़ का सर्वे करती है। तो अभी अगर बात करें तो केंद्र सरकार के 9 साल पूरा होने पर कहीं ना कहीं 1 जून से और 1 जुलाई तक महाजनसंपर्क अभियान चलाया गया था, जिसके ठीक बाद केंद्रीय नेतृत्व की बैठक होती है और ये तय किया जाता है कि जिन क्षेत्रों में ये महाजनसंपर्क अभियान रफ्तार नहीं पकड़ पाया है, वहाँ फिर से इसे नए तरीके से चलाया जाए। इसको लेकर केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से 15 जुलाई तक एक्सटेंड किया जाता है, यानी कि महाजनसंपर्क अभियान को 45 दिन के लिए समय सीमा बनाई जाता है। इस दरमियान अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश से 80 सीटों पर जिस तरह से बीजेपी के तमाम जो सांसद हैं कैसे कार्यक्रम को आयोजित किए हैं, कितना भीड़ का जुटान देखने को मिला है, ये इस आधार पर तमाम सर्वे जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रस्तावक और तमाम जो नेता केंद्रीय नेतृत्व और राज्य नेतृत्व के करते हैं, वो कहीं ना कहीं अपना रिपोर्ट बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व और राज्य नेतृत्व को सौंपे हैं। इस आधार पर अगर बात की जाए तो अवध क्षेत्र में कहीं ना कहीं महाजनसंपर्क अभियान कमजोर और कहीं ना कहीं फ्लॉप नजर आया है। इसका नतीजा है कि अवध क्षेत्र से सबसे ज्यादा टिकट कटने की आशंका जताई जा रही है। मयूरी, अगर बात की जाए तो लगभग 80 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी मिशन 80 के तहत 80 सीटों पर अपने कहीं ना कहीं चुनावी अभियान को धार दे रही है। 80 सीटों पर अपने दावे कर रही है कि हम 80 सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे और 80 सीट अपने पाले में करके ले जाएंगे। इसी क्रम में आपको बता दें कि जिन सांसदों का कहीं ना कहीं परफॉर्मिंग बेहतर नहीं रहा है, बेहतर परफॉर्मेंस नहीं दिए हैं, ऐसे सांसदों का कहीं ना कहीं टिकट कटते हुए नजर आएगा। अगर बात की जाए 2019 के चुनाव के नतीजों की, तो 19 के चुनाव के नतीजों में आपने देखा कि बीजेपी को 62 सीट
और बहुजन समाज पार्टी को 10 सीट, और वहीं अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी को 5 सीटें और अपना दल को 2 सीटें समेत ऐसे कहीं ना कहीं 80 सीटों पर तमाम राजनीतिक दलों के नतीजे आए थे। मगर बात करें तो बीजेपी इस बार मिशन 80 के तहत अपने सहयोगी दल एनडीए के साथ कहीं ना कहीं 80 सीटों को अपने पाले में करने के लिए जो पैंतरा आजमाई है, उसी क्रम में कहीं ना कहीं जो नॉन परफॉर्मिंग सांसद हैं उनके टिकट कट सकते हैं। अगर बात की जाए तो कुशीनगर के सांसद विजय दुबे की कहीं ना कहीं टिकट कट सकती है। वहां से कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए आरपीएन सिंह पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी किस्मत आजमा सकती है। साथ ही माना जा रहा है कि लखनऊ से इस बार कहीं ना कहीं राजनाथ सिंह चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनकी जगह पे माना जा रहा है कि उन्हें मार्गदर्शक मंडल में रखा जाएगा और उनकी जगह पे कोई और उम्मीदवार होगा। अभी इस बात को स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है, मगर सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज है। वहीं अगर बात की जाए तो देवरिया से रमापति त्रिपाठी का टिकट कहीं ना कहीं कटते हुए नजर आ रहा है और वहां पे अगर बात करें तो जन्मेजय सिंह के पुत्र कहीं ना कहीं टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। ऐसे तमाम ऐसे प्रदेश की सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी अपने सीटिंग एमपी का टिकट काटकर और नए चेहरों को मौका दे सकती है। जी धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए तमाम जानकारियों के लिए। तो बता दें कि 24 के चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है। वहीं यूपी में 80 सीटों का टारगेट लेकर भारतीय जनता पार्टी चल रही है, जिसको लेकर महाजनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। वहीं भाजपा में 30% सांसदों के टिकट कट सकते हैं, ऐसी जानकारी भी सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगले महीने 1 अगस्त को पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी के शानदार नेतृत्व और नागरिकों को देशभक्ति की भावना जगाने के लिए उन्हें यह अवार्ड दिया जा रहा है। यहां आयोजनकर्ता ट्रस्ट के अध्यक्ष दीपक तिलक ने कहा कि लोकमान्य तिलक की 103वीं पुण्यतिथि पर 1 अगस्त को तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट प्रधानमंत्री मोदी को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करेगा। और इस खबर पर हमारे सहयोगी विवांशु हमसे जुड़ चुके हैं। विवांशु, प्रधानमंत्री मोदी को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि देश के विभूतियों में से एक और देश के आज़ादी के सिपाही लोकमान्य तिलक की 103वीं पुण्यतिथि के अवसर पर महाराष्ट्र के पुणे में कहीं ना कहीं एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर एनसीपी चीफ शरद पवार और उनके भतीजे कहीं ना कहीं बात करें तो अजीत पवार समेत महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत तमाम नेता मौजूद होंगे। इस कार्यक्रम के माध्यम से कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री को सम्मानित करने का कार्य किया जाएगा। आपको बता दें कि 1 अगस्त को ये कार्यक्रम होना है, इसके लिए तैयारियां जोरों शोरों से हैं। अगर बात करें तो भारत की विकास के जो पथ पर कहीं ना कहीं एक अग्रसर हुआ है भारत और भारत को एक अलग पहचान मिली है, इसको देखते हुए तिलक फाउंडेशन की तरफ से ये अवार्ड कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जा रहा है। अगर बात की जाए तो हर एक साल कहीं ना कहीं लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार का आयोजन किया जाता है, जिसमें लोकमान्य तिलक ट्रस्ट के तमाम पदाधिकारी कहीं ना कहीं देश के ऐसे बड़े जो उत्कृष्ट काम करने वाले लोग हैं, जो देश के विकास पर कहीं ना कहीं देश को विकास में एक उत्कृष्ट एक अतुल्य अपना योगदान देते हैं, ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं ये सम्मान दिया जाता है। पूर्व में अगर बात की जाए तो देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर अटल बिहारी वाजपेयी समेत पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को कहीं ना कहीं ये सम्मान मिल चुका है। अब इस श्रेणी में कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। अगर बात की जाए तो ट्रस्ट के अध्यक्ष दीपक तिलक की तरफ से बताया गया है कि इस कार्यक्रम में विपक्ष और पक्ष से तमाम नेताओं को कहीं ना कहीं बुलाया गया है और इस कार्यक्रम में कोई दल नहीं, इसमें सभी भारत के नेता सम्मिलित होते हैं। और पूर्व में भी जब कार्यक्रम का आयोजन हुआ है तो पक्ष विपक्ष एक मंच पर नजर आया है। जी धन्यवाद भी हमसे जुड़ने के लिए तमाम जानकारियों के लिए। अभी के लिए इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।